नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर अब से कुछ देर में समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री की कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील पर जूना अखाड़ा प्रमुख ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा की। केंद्र ने राज्यों से कहा, कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए योजना बनाकर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाएं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,34,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। सरकार के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर दवा का मूल्य घटाया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने कहा, रेमडेसिविर की आपूर्ति पर केंद्र लगातार महाराष्ट्र की सहायता कर रहा है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कल से दिल्ली कैंट में कोविड अस्पताल खोलेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 78.36% मतदान। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ एतमार से कहा, भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। राउल कास्त्रो ने क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व युवाओं को सौंपने की पुष्टि की। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए अब से कुछ देर में बैठक करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति के बारे में 14 अप्रैल को राज्यपालों और 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि भारत के लोग और उनका जीवन पहली प्राथमिकता है। कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जूना अखाड़ा ने कुंभ के दौरान स्थापित की गई देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जूना अखाड़ा की ओर से ये कुंभ का समापन है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक बनाए रखने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की थी और उनसे अनुरोध किया कि 2 शाही स्नान संपन्न होने को देखते हुए कुंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों से कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधाएं तथा अन्य संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना समय से पहले बनाने को कहा है। उन्होंने राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में 5-6 शहरों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है और कहा है कि इन शहरों के आसपास के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की पहचान की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड प्रकोप से निपटने के लिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इन राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बैठक में वैक्सीन के लाभार्थियों और वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 14 करोड़ 15 लाख कोविड खुराक उपलब्ध कराई है। इनमें से 12 करोड़ 57 लाख 18 हजार का उपयोग हो चुका है और राज्यों के पास लगभग 1 करोड़ 58 लाख खुराक उपलब्ध हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड जांच के लिए 2,463 प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त उपचार के लिए 2,084 कोविड अस्पताल, 4,000 से अधिक कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 12,673 कोविड देखभाल केंद्र हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने सबके लिए एक वैक्सीन विषय पर आर्थिक और सामाजिक परिषद की मंत्री स्तरीय विशेष बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक समुदाय के समक्ष दवाओं की पहुंच, सामर्थ्य, उपलब्धता और वितरण की चुनौती है। उन्होंने कहा कि कोविड टीके के वितरण में वैश्विक सहयोग की कमी से गरीब देश प्रभावित होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी का असर कम करने के लिए वैक्सीन की समान रूप से उपलब्धता पर बल दिया है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से दुनिया भर में सभी को तेजी से वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से इसके अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी देशों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप विकसित होकर फैल रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और पहचान करने के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस नई चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समयबद्ध सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। Equity in access to the vaccine is important for mitigating the impact of the pandemic. The disparity calls for international cooperation within the framework of COVAX and secure vaccine doses for poorest nations. We should collaborate on genomic surveillance to track virus mutations and exchange information in a timely fashion. देश में कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत महामारी से लड़ाई में वैश्विक स्तर पर अगली पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि 2 टीकों के आपात उपयोग की अनुमति दी गई है और 20 टीकों पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों को टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। India has been at the forefront of the global fight against COVID-19. 2 vaccines, including one indigenously developed, have already been granted emergency authorization and more than 20 candidates are under various stages of development. गलत सूचनाओं को एक चुनौती के रूप में लेते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीके के बारे में किसी भी संदेह को वैज्ञानिक तथ्यों से दूर किया जा सकता है। We need to prevent spreading of misinformation to overcome vaccine hesitancy by providing scientific facts to allay the fears of the public. Public health infrastructure and capacities of health workers in vaccine delivery should be strengthened. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने 80 से अधिक देशों को भी टीके की आपूर्ति में अपना योगदान दिया है। Under our Vaccine Maitri or Vaccine Friendship Initiative, India has provided vaccines to more than 80 countries across the world. We have gifted 2 lakh doses for UN peacekeepers. India is a significant source of supply to Gavi's COVAX facility. भारत ने अब तक 12 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 30,04,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में कोविड महामारी की 2,34,692 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश भर में अब तक 1,45,00,000 से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। देश में कल इस महामारी से 1,341 मरीजों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही देश में इस संक्रमण से 1,75,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 87.23% है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,23,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस संक्रमण से कुल 1,26,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय 16,79,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित मामलों का 11.56% है। सरकार के हस्तक्षेप से रेमडेसिविर टीके की कीमत कम हो गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने एक ज्ञापन में कहा है कि प्रमुख दवा कंपनियों ने केंद्र के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर टीके की कीमतों में स्वेच्छा से कटौती करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से ये दवा किफायती मूल्यों पर उपलब्ध होगी। कैडिला हेल्थ केयर के रेमडेक इंजेक्शन की कीमत 2,800 रुपए के बजाय 899 रुपए होगी। सिंजेन इंटरनेशनल के रेमविन की कीमत अब 3,950 रुपए के स्थान पर 2,450 रुपए होगी। डॉक्टर रेड्डी के रेडिक्स का मूल्य 5,400 रुपए के स्थान पर 2,700 रुपए होगा। सिप्ला के सिप्रीमी टीके का मूल्य 4,000 के बजाय 3,000 रुपए होगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार महाराष्ट्र के अधिकारियों के संपर्क में है और हर तरीके से रेमडेसिविर की आपूर्ति में मदद की जा रही है। वे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों का ट्विटर पर जवाब दे रहे थे। श्री मलिक ने कहा है कि निर्यात करने वाले 16 संयंत्रों के पास रेमडेसिविर की 20 लाख खुराक हैं और वे इसे बेचने की अनुमति चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। इसके जवाब में श्री मांडविया ने कहा कि श्री मलिक के ट्वीट तकलीफ देने वाले हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्री मलिक को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में रेमडेसिविर का उत्पादन दोगुना कर रही है और इस महीने की 12 तारीख से 20 से ज्यादा विनिर्माताओं को अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सभी हितधारकों के साथ देश में ऑक्सीजन का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र 110% की क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को चिकित्सा के प्रयोग में लिया जा रहा है। श्री गोयल ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि ऑक्सीजन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हथकंडे देखकर वो दुखी हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को अभी तक देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए निरंतर राज्य सरकार के संपर्क में और हर संभव तरीके से मदद कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और उन्हें चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और दवाइयों तथा इलाज के संबंध में भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त 1121 वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं। बिहार में कोविड की स्थिति के बारे में विचार विमर्श के लिए आज पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल फग्गू सिंह चौहान ने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और एलजेपी, कांग्रेस तथा वामपंथी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोविड स्थिति के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि अंतिम निर्णय कल होने वाली संकट प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लिया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि निर्णय लेते समय राजनीतिक दलों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। इस बीच बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 7,800 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक पटना में 1,898, गया में 610 और मुजफ्फरपुर में 541 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के करीब 15,000 नए मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में 5,16,412 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,24,303 है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में संक्रमण से 138 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के 50% बिस्तरों को कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरे राज्यों से वापस आ रहे श्रमिकों और अन्य लोगों से राज्य में कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। रायपुर जिले की सभी 417 ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं। इस बीच कोरोना संकट के दौरान सरकार की मदद के लिए सामाजिक संगठन और अन्य संस्थान भी आगे आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ ही बैंकों द्वारा भी करीब 1.5 करोड़ रुपए की सामग्री राज्य शासन को प्रदान की गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में भी कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने महामारी पर नियंत्रण के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 8,920 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 2,842 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,522 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में 3,387 मरीजों को ठीक होने के साथ विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कल राज्य में 94 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 5,170 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 49,737 सक्रिय मामले हैं। इस बीच गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में कोविड मरीजों के लिए HRCT सिटी स्कैन की अधिकतम दर 3,000 रुपया निर्धारित कर दी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में राज्य निगरानी अधिकारी प्रदीप आवटे ने कहा है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में कोविड के तेजी से फैलते संक्रमण के लिए वायरस में दोहरा उत्परिवर्तन जिम्मेदार है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने के कारण राज्य में स्वास्थ्य ढांचे पर भारी बोझ पड़ा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर औटे ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जीनोमिक अनुक्रमण में कुछ बदलाव देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने जीनोमिक अनुक्रमण के लगभग 3000 नमूने 10 विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे थे और उनमें से 83 नमूनों में खासा बदलाव देखा गया है। विदर्भ के नागपुर और राज्य के अन्य क्षेत्रों में डबल म्यूटेशन देखा गया है। डॉक्टर औटे ने कहा कि डबल म्यूटेशन को उनके बढ़ते प्रसारण की विशेषताओं के लिए जाना जाता है और साथ ही एंटीबॉडीज की प्रतिक्रिया को दरकिनार करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि कोविड मामलों में वृद्धि के लिए डबल म्यूटेशन जिम्मेदार है या नहीं, यह जानने के लिए नए वेरिएंट पर अधिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। जीवन भावसार के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लद्दाख में पिछले 24 घंटे में 245 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 47 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अकेले लेह जिला में 1295 पॉजिटिव मामले के साथ लद्दाख में कुल 1363 पॉजिटिव मामले तक पहुंच गए हैं। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाख में पहुंचने वाले यात्रियों को 100% परीक्षण किए जाने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तरों और ऑक्सीजन की आपूर्ति की क्षमता भी समीक्षा की। दूसरी तरफ लेह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीकांत सुसे ने कोविड सकारात्मक पाए जाने पे सभी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश दिया। बाहर से आने वाले संक्रमित लोगों की वजह से स्थानीय लोगों को खतरा को मद्देनजर रखते हुए श्रीकांत ने चेतावनी दी कि जो कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन करने में असफल हो जाते उन लोगों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सप्ताहांत का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कल रात 10 बजे से लागू हो गया है और सोमवार सवेरे 5 बजे समाप्त होगा। प्रतिबंधों से केवल आवश्यक सेवाओं को मुक्ति दी गई है। लोगों की आवाजाही और वाहनों की जांच के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस पिकेट बनाई गई हैं। इससे पहले दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने पास धारकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इसका नंबर है 011-2346-9900। आवश्यक सेवा वाले कर्मचारी यदि आवाजाही के लिए पास पाने या अन्य किसी मुश्किल का सामना करते हैं या पुलिस अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे इस हेल्पलाइन नंबर की सहायता ले सकते हैं। कर्फ्यू के दौरान शादी में शामिल होने के लिए 50 और अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए 20 लोगों को अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आवाजाही की अनुमति होगी। सभी निजी चिकित्सा कर्मियों को भी पास से छूट दी गई है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से आने जाने वालों को वैध टिकट दिखाने पर छूट दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमित रोगियों के लिए 2 से 4 दिनों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त लगभग 6000 और बिस्तर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में श्री केजरीवाल ने कहा कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 1300 बिस्तर, जबकि राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2500 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर तैयार किए जा रहे हैं और शेष बिस्तर के बाद उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री केजरीवाल ने बताया कि अस्पतालों से संबद्ध बैंक्वेट हॉल और होटलों में लगभग 2100 बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लैब मरीजों को कोविड रिपोर्ट देने में 2 से 3 दिन लगा रही हैं और इसका कारण वे अपनी क्षमता से अधिक प्राप्त हो रहे नमूनों को बता रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रयोगशालाएं जो अपने क्षमता से ज्यादा नमूने ले लेती हैं और फिर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट नहीं दे पाती तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो ऐप पर बिस्तरों की उपलब्धता दिखाती हैं लेकिन मरीजों को अस्पताल पहुंचने पर बिस्तर नहीं दे पाते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा दिल्ली कैंट में स्थापित सरदार वल्लभ भाई कोविड अस्पताल कल से दोबारा खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि फरवरी माह में कोविड के मामले में कमी आई थी, जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया था। 1000 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में पिछले वर्ष नवंबर में 250 आईसीयू बेड और जोड़े गए थे ताकि मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा सके। अतिरिक्त आईसीयू बेड को मिलाकर कुल आईसीयू बेड की संख्या इसमें 500 है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील पर जूना अखाड़ा प्रमुख ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा की। केंद्र ने राज्यों से कहा, कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए योजना बनाकर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाएं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,34,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। सरकार के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर टीके का मूल्य घटाया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने कहा, रेमडेसिविर की आपूर्ति पर केंद्र लगातार महाराष्ट्र की सहायता कर रहा है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कल से दिल्ली कैंट में कोविड अस्पताल खोलेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 78.36% मतदान। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ एतमार से कहा, भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। राउल कास्त्रो ने क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व युवाओं को सौंपने की पुष्टि की। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के 5वें चरण में आज 78.36% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने कहा कि पश्चिमी बंगाल की 45 विधानसभा सीटों, बेलगावी लोकसभा सीट और तिरुपति लोकसभा सीट तथा 10 राज्यों में 12 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के 15,789 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शांतिपूर्ण रही। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में 8,000 से अधिक मतदान केंद्रों की निगरानी वेबकास्टिंग के जरिए की गई। आयोग ने कोविड मानकों का पालन करने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं ने भारी संख्या में वोट डाले। आइए चलते हैं दार्जिलिंग में मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास और जानते हैं उत्तरी बंगाल में हुए आज के मतदान के बारे में। मानस, कोविड और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण आज उत्तर बंगाल में मतदान कैसा रहा? जी मुकेश, 5वें चरण में आज कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में उत्तरी बंगाल में कुल 104 उम्मीदवार हैं। 2 मुद्दे पर खास ध्यान रखा गया। पहले तो है सुरक्षा, क्योंकि इसके आगे चौथे चरण में कूचबिहार में एक घटना घटी थी। उसके बाद ही ये नजर में रखा गया कि ऐसे घटना फिर से ना दोहराया जाए, तो इसके लिए आज सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया। मैं दार्जिलिंग में हूं और दार्जिलिंग जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आज जिले में कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। आज पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जवान को तैनात किया गया। लगभग 900 पोलिंग बूथ को वेबकास्टिंग व्यवस्था के जरिए देखा गया। उसके ऊपर से 481 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए थे और साथ में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर तो थे ही सब कुछ देखने के लिए। तो कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। दूसरी बात है कोविड के लिए रोकथाम। मैंने दार्जिलिंग में देखा, सभी मतदाता लगभग पूरी तरह से जागरूक है। सब मतदाता फेस मास्क लगा के मतदान केंद्र पर आए। फिर हैंड सैनिटाइजर दिया गया और गोले बना के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बना के रखे गए कि मतदाताओं के बीच कम से कम 1-2 गज की दूरी बनाए रखे। उसके अलावा 3 लाइनें लगा, मतलब यहाँ पे मतदान केंद्र के बाहर देखे गए, एक तो पुरुष के लिए, एक महिला मतदाता के लिए और जो तीसरे है वो है वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांगजनों के लिए। तो इस तरह से कोविड रोकथाम के लिए फिर थर्मल स्क्रीनिंग किया गया और हैंड सैनिटाइजर वगैरह भी दिए गए। तो कोविड रोकथाम के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन ने सक्षम कदम उठाए और बिल्कुल ही आज तीनों जिले में मैं कहूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मुकेश, धन्यवाद मानस। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने पत्रकारों को बताया है कि 100 निषेधात्मक गिरफ्तारियों सहित कुल 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नादिया जिले के चकदाहा विधानसभा क्षेत्र के तहत बालियाडांगा के निकट एक निर्दलीय उम्मीदवार को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया। एक अन्य घटना में शांतिपुर में एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में विकास के मार्ग में दीवार बनी हुई हैं।
श्री मोदी ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो वो केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रम राज्य में लागू करेगी। सुश्री बनर्जी के ऑडियो टेप की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि लाशों पर राजनीति करना उनकी पुरानी आदत है। एक टेप में सुश्री बनर्जी कथित रूप से कूच बिहार में शीतलकुची घटना के बारे में पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रही थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो झूठ फैला रही है। वे पूर्वी बर्धमान जिले के गलसी में जनसभा को संबोधित कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के दुमका खजाने के मामले में जमानत दे दी। इससे कारावास से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। न्यायालय ने श्री यादव को जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने और अपना पता, मोबाइल फोन नंबर नहीं बदलने के निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ एतमार से हाल के घटनाक्रम पर टेलीफोन से बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने अफगान शांति प्रक्रिया में पड़ोसी देशों की भूमिका पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। श्री एतमार ने कहा कि दोनों पक्षों ने अमरीका और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की निकासी के बाद सहयोग तथा पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती भागीदारी और क्षेत्रीय भागीदारों पर चर्चा की। क्यूबा में राउल कास्त्रो ने कहा है कि वो क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व युवा पीढ़ी को सौंप रहे हैं। पार्टी का सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसके साथ ही उनका और उनके बड़े भाई फिदेल कास्त्रो के 6 दशक लंबे युग का समापन हो गया है। श्री राउल कास्त्रो ने 2018 में राष्ट्रपति का पद 60 वर्षीय मिगुएल दायल कानेल को सौंप दिया था। श्री कानेल राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने से पहले 2 प्रांतों में पार्टी का संचालन कर रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज के पहले संस्करण के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण जम्मू कश्मीर में आकाशवाणी के सभी केंद्रों के अलावा दूरदर्शन के टीवी चैनल डीडी कशीर और डीडी के जम्मू से होगा। इस पहल का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लोगों के सहयोग से जन भागीदारी की अवधारणा को सुदृढ़ करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आवाम की आवाज एक आधे घंटे का रेडियो प्रसारण है जो महीने की हर तीसरे रविवार को प्रसारित किया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए व्यापक कार्यक्रमों में कई अनुक्रमिक चरणों में से एक है। आवाम की आवाज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की एक पहल है जिसका उद्देश्य उनके प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कार्यों का प्रसार करना और जनता को भागीदार बनाकर उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना है। अब इस पहल के साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन आम जनता से सुझाव आमंत्रित करके उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करके प्रदेश में नीति निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने अब तक इस सीजन में 2 मैच खेले हैं, जिसमें पहले मैच में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में मुंबई ने जीत हासिल की थी। सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन में अपने दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील पर जूना अखाड़ा प्रमुख ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा की। केंद्र ने राज्यों से कहा, कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए योजना बनाकर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,34,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। सरकार के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर दवा का मूल्य घटाया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने कहा, रेमडेसिविर की आपूर्ति पर केंद्र लगातार महाराष्ट्र की सहायता कर रहा है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कल से दिल्ली कैंट में कोविड अस्पताल खोलेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 78.36% मतदान। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ एतमार से कहा, भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। और राउल कास्त्रो ने क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व युवाओं को सौंपने की पुष्टि की। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।